हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। इसी के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में, जो कि कक्षा 10 का भाग 2 दे रखा है। भाग फर्स्ट के बारे में डिस्कस करें तो वो कक्षा 9 का है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो वीडियो है दोस्तों, इसमें अध्याय 3 के अंदर रखा गया है परंपरागत जल प्रबंधन, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इससे जो पूर्व की वीडियो थे दोस्तों, उसने हमने राजस्थान में जो स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक दृश्य उनके परिदृश्य के बारे में अध्ययन किया। देसी महिला शिक्षा, जो प्राथमिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, आधुनिक जो शिक्षा थी, उसके बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करें तो पिछले वीडियो में हमने टोबा के बारे में देखा था, इसी के साथ हमने देखा था खड़ीन के बारे में और टांका के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे झालरा के बारे में, कुई या बेरी के बारे में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है झालरा। झालरा को अगर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लगाएं तो इसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों, तो झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करता है। इसका स्वयं का कोई आकार या पायतन नहीं होता। झालराओं का पानी पीने हेतु नहीं, बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसका आकार आयताकार होता है। इसमें 3 और सीढ़ियाँ बनी होती है। 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था। तो जोधपुर का महामंदिर झालरा कब का है? ये 1660 ईस्वी का, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अधिकांश झालराओं का आजकल प्रयोग बंद हो गया है। जल संचय की दृष्टि से इसका विशेष महत्व रहा है। झालराओं का वास्तुशिल्प सुंदर होता है। इसके संरक्षण की आवश्यकता है। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जन सहयोग की भी आवश्यकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झालरा के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। कुई या बेरी के बारे में अध्ययन करें तो कुई या बेरी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुई या बेरी सामान्यतः तालाब के पास बनाई जाती है, जिसमें तालाब का पानी रिसता हुआ जमा होता है। कुई मोटे तौर पर 10 से 20 मीटर गहरी होती है। इनका मुंह लकड़ी के फंटों से ढका रहता है ताकि किसी के गिरने का डर न रहे। पश्चिमी राजस्थान में इनकी अधिक संख्या है। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में इनकी मौजूदगी अधिक है। 1987 के भयंकर सूखे के समय सारे तालाबों का पानी सूख गया था। तब ये बेरियां में पानी आ रहा था। परंपरागत जल प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय ज्ञान की आपात व्यवस्था कुई या बेरी में देखी जा सकती है। खेत के चारों तरफ मेड़ ऊंची कर दी जाती है, जिससे बरसाती पानी जमीन से में समा जाता है। खेत के बीच में एक छिछला कुआं खोद देते हैं, जिसके इस जो पानी होता है इसका हिस्सा रिस कर जमा हो जाता है। इसे काम में लिया जा सकता है। तो कुई या बेरी जो है ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1987 के अंतर जो भयंकर सूखा पड़ा था उस समय ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसी के साथ बात करें दोस्तों, यहाँ से कुई या बेरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो वर्षा जल संग्रहण की जो शब्दावली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला जो पॉइंट रखा है दोस्तों वो रखा है आगोर या फिर पायतन। वर्षा जल में नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए चारों ओर मिट्टी से दबाकर आगोर या पायतन बना जाता है। तो आगोर या पायतन जो होता है उसके बारे में आप ध्यान में रखें। टोका क्या होता है दोस्तों? वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद जो होता है उसे टोका कहा जाता है। नाड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाड़ी छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भरा रहता है उसे नाड़ी कहते हैं। नेहटा या फिर नेस्टा क्या है? नेटा एवं नेस्टा के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाड़ी या तालाब के अतिरिक्त जल के निकासी के लिए साथ नेटा बनाया जाता है, जिसे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूर नाड़ी या फिर खेत में चला जाता है। तो ये दोस्तों जल प्रवाह की एक विधि है। प्रवाह क्षेत्र में ये काम में ले जाती है। जैसे एक नाड़ी भर जाती है तो दूसरी नाड़ी में जल पहुंचाने के लिए जो विधि उपयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है, उपयोग में ली जाती है, उसे नेटा या फिर नेस्टा कहा जाता है। पार्लर पानी क्या है? और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्षा जल का जो वर्षा का जो जल होता है जिसे नाड़ी या टांके में जमा किया जाता है वो पार्लर पानी कहलाता है, जिसे राजस्थानी या फिर मारवाड़ी भाषा में पार्लर पानी कहा जाता है। बावड़ी के बारे में अध्ययन करें तो वासिका, वापी, करकंधु, सकंधु आदि नामों से उद्बोधित क्या बावड़ी। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के कुएं या बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी। जोधपुर व भीनमाल में आज भी 700 से 800 निर्मित बावड़ियाँ मौजूद है। तो बावड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों बात करें ये कब से प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में और प्रथम शताब्दी से प्रचलित है। किस जाति से इसकी शुरुआत की जाती है, तो ये शक जाति से। बावड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वापिका भी कहते हैं इसे, वापी भी कहते हैं, करकंदू भी कहते हैं और सकंदू भी कहा जाता है। ये अन्य नाम भी आप ध्यान में रखें बावड़ी से रिलेटेड। बेरी या फिर कुई के बारे में हमने अध्ययन किया, छोटी कुआ या फिर कुइया, जो पश्चिमी राजस्थान में निर्मित है और ये 1987 में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में ली गई। मदार के बारे में अध्ययन करिए तो नाडिया तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। तो तालाब या फिर नाड़ी की जो सीमित जगह होती है उसे मदार कहा जाता है। मदार की सीमा में मलमूत्र वर्जित होता है, क्योंकि मदार का जो क्षेत्र होता है वहीं से पानी जो है वो तालाबों और नाड़ियों में इकट्ठा होता है। तो ये जो बाहर का जो क्षेत्र है इसे मदार कहा जाता है। परंपरागत जल स्रोत की उपयोगिता, पारंपरिक जल प्रबंधन का पुनरुद्धार कर राज्य में कृषि व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के समय इस प्रकार के जल प्रबंधन की व्यवस्था से सामना किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, पारंपरिक जल स्रोत के माध्यम से सूखे या बाढ़ जैसी विपदा के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बन सकते हैं। परंपरागत जल प्रबंधन की प्रणाली से कृषि एक स्तंभ बन सकती है। परंपरागत जल स्रोतों की पुनर्व्यवस्था से नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। परंपरागत जल स्रोत की वर्तमान प्रासंगिकता। प्रासंगिकता क्या है? जल संचयन और संरक्षण प्रबंधन हमारे यहाँ सदियों पुराना है। राजस्थान में खड़ीन, कुंड और नाड़ी, महाराष्ट्र में बंधारा और ताल, ये महाराष्ट्र में बंधारा और ताल, हिमाचल में कुहल और तमिलनाडु में ईरी, केरल में सुरगम, जम्मू क्षेत्र में पोखर और कर्नाटक में कट्टा आदि नाम से जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत है। तो ये जो क्षेत्र विशेष जल प्रबंधन के नाम दे रखे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिस प्रकार खड़ीन और कुंड राजस्थान में प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र में बांद्रा और ताल, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में ईरी, केरल में सुरगम और जम्मू में पोखर, कर्नाटक में कट्टा। ये भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो परंपरागत जल स्रोत का वहाँ की परिस्थिति और संस्कृति की अनुरूपता के आधार पर है। स्थानीय जरूरतों को पर्यावरण में तालमेल रखते हुए पूरा किया जा सकता है। आधुनिक व्यवस्था पर्यावरण का दोहन करती है। भारत में वर्षा मौसमी है और 3 महीने में ही होती है। 3 महीने वर्षा होती है, मौसमी वर्षा है भारतीय जो वर्षा होती है। देश में 80% हिस्से में इन 3 महीनों में 80% वर्षा होती है। बरसात का बहुत ज़्यादा पानी नदियों के माध्यम से बह जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि वर्षा के पानी को स्थानीय ज़रूरतों और भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से संग्रहित किया जाना चाहिए। इसे भूजल का भंडारण भी होता है और जल संचयन की पारंपरिक प्रणालियों को लोगों की घरेलू और सिंचाई संबंधी ज़रूरतों को पूरी किया जा सकता है। साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में शासकों ने जल संचयन की बेहतरीन प्रणालियों को अपनाते हुए जल संचयन की सिंचाई आपूर्ति नहरों न केवल निर्माण करवाया था बल्कि उसे रख रखाव हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था भी विकसित की थी। पारंपरिक प्रणालियों के सामूहिक जल प्रबंधन के कारण व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होती है। इन जल प्रबंधन प्रणालियों की आज अधिक प्रासंगिकता है, जिन्होंने सूखे या अकाल के लंबे दौर में समुदायों को जीवन दान दिया है। जल की आधुनिक प्रणाली में कमी तब महसूस होती है जब बिजली नहीं आती, नल में पानी सूखता है, बांध में मिट्टी भरने में पानी की क्षमता नहीं रहती। उस समय पारंपरिक प्रणालियां याद आती है। देश में बहुत से बड़े हिस्से पर आधुनिक प्रणालियां भारी लागत की वजह से पहुंच रही नहीं पाती हैं। अतः वहां के लोग पानी पीने के जल व सिंचाई के परंपरागत जल प्रबंधन पर निर्भर रहते हैं। पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियां पुराना ढांचा नहीं है, मुनाफखोर प्रणाली से भिन्न है। नलकूपों से भारी मात्रा में भूजल निकाला जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को यह पता ही नहीं है कि सब परिस्थितियां पारंपरिक प्रणालियों में सस्ती है। आसान तकनीक का प्रयोग होता है जिससे स्थानीय लोगों को भी आसानी से बनाए रख सकते हैं। पानी आर्थिक विकास का बड़ा आधार है। जल प्रबंधन प्रणालियों का यदि व्यवहारिक क्षमता और समुदाय आधारित विकास करता है तो जल संग्रहण की परंपरागत प्रणालियों का निर्माण आज भी प्रासंगिक है। वर्षा जल प्रबंधन की परंपरागत प्रणालियां का पतन किस प्रकार से हो रहा है? देश में परंपरागत जल प्रबंधन संग्रहण की प्रणालियां आज समाप्त प्राय है। इसकी उपेक्षा कर दी है। मौजूदा जल आपूर्ति एक जल प्रबंधन प्रणाली जरूरत के हिसाब से विफल है। जंगल कटाई के कारण जल ग्रहण के क्षेत्र में मिट्टी जमने के कारण तालाब उपयोग
योग्य नहीं रहे हैं। तालाब क्षेत्रों में अतिक्रमण, भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है, अधिकांश कुएं सूख गए हैं। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के पतन के कारण, पतन के क्या महत्वपूर्ण कारण? विद्वान अग्रवाल एवं नारायण के अनुसार जल प्रणालियां पतन के निम्नलिखित कारण हैं। बढ़ती आबादी और जल आपूर्ति की अधिक मांग, जिसे परंपरागत जल स्रोत पूरा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये प्रणालियां उपेक्षित हो गई है। व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को सरकारी प्रोत्साहन और परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों के रख रखाव के सक्रिय समुदाय भागीदारी समाप्त कर दी है। खेती व्यवसायीकरण और नकदी फसलों का व्याप्त है, ऐसी प्रणालियों को नकार दिया। उपनिवेशी काल में निवेश की पद्धति की सिंचाई और छोटी प्रणालियों की उपेक्षा है। पानी को पर्यावरण के व्यापक प्रबंधन की देर में समझने के लिए सरकारी एजेंसियां असमर्थ है, इसी वजह से ये इस प्रकार से हो रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवस्थाओं को सामाजिक विरोधाभास इतने पैदा हो गए हैं कि ये व्यवस्थाएं चरमरा गई है। परंपरागत जल प्रबंधन में सामूहिक सहयोग अनिवार्य है, ऐसे में जल समुदाय टूट जाए तो प्रणालियों का पतन हो जाता है। यदि लोगों को परंपरागत जल प्रबंधन में स्वतः श्रम या धन का योगदान रहेगा, वहाँ पर ऐसी प्रणालियाँ काम करेगी। जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कूहल जैसी जो पारंपरिक प्रणालियाँ हैं वो आज भी मौजूद है। तो ये कूहल वर्ड याद रखिए, जो कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियों का आकार भी छोटा होता है, ताकि समुदाय अपने श्रम, पूंजी या ज्ञान के बूते पर आसानी से संभाल सके। जब आधुनिक प्रणालियां ठीक इसके विपरीत है, जो भारी सरकारी कोष और नौकरशाही के तामझाम के बिना काम नहीं करती है। अतः राष्ट्रीय नीति लघु जल संचयन प्रणाली को प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इससे सरकार को मदद मिलेगी तथा लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी होगी। परंपरागत जल प्रबंधन प्रणालियां आखिर हमारी विरासत का हिस्सा है। इसी के साथ आज का ये जो चैप्टर है वो यही समाप्त करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस किए हैं। इनमें परंपरागत जल स्रोत नहीं है, तो हमने खड़ीन देखा, जालरा देखा, खाई देखी या फिर झील देखी। दोस्तों ये खाई जो है ये परंपरागत जल का स्रोत नहीं है। काला सागर तालाब किस जिले में है, ये आपको पिछले के वीडियो देखकर रिपीट करना है कि काला सागर तालाब किस झील में है, जिनमें हमने विभिन्न इंपॉर्टेंट तालाब। सांबर झील किस जिले में स्थित है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, जो भी हमने बात की। और खड़ीन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ है, भारत पार सीमा से लगे परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी की अधिक है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है ये 1987 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत से होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाड़ी का निर्माण कराया, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अघोर या पायतन का अर्थ क्या है, जो कि हमने परंपरागत जो जल प्रबंधन की शब्दावली के बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।